Hello class 10th students, rise and shine. I am going to start today salt topic from the chapter number 2, acid, base and salt. So what is salt? In the neutralization reaction you already read about salts. When acid react with base, they will form salt along with water. Right? We already read about this reaction and this is known as the neutralization reaction. In such reaction we can see salt formation. अब ये क्वेश्चन है कि सॉल्ट बना कैसे. एज वी नो कि जो आपका एसिड होता है, सपोज वी आर गोइंग टू टेक दी HCl एसिड हेयर एंड आई एम टेकिंग द बेस हेयर NaOH, राइट. तो अभी क्या हो रहा है इसमें, ये जो एसिड में जो H पॉजिटिव आयन है, प्रोटॉन है, इसको रिप्लेस कर देगा कौन, ये जो बेस का मेटल है. अब जैसे ही बेस के मेटल ने इसको रिप्लेस किया H पॉजिटिव आयन को, तो ये बन गया NaCl विच इज अ सॉल्ट. तो इसका एक और डेफिनेशन हम यहाँ से देखते हैं, अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय, सो दिस इज द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एसिड बाय द मेटल. तो जो एसिड का H पॉजिटिव आयन है उसकी जगह कौन ले लेगा, मेटल. और जनरली हमने देखा है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल्स होते हैं वही रिप्लेस कर पाते हैं एसिड सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव को, और जो नीचे वाले होते हैं वो नहीं कर पाते. तो वी कैन डिफाइन इट एज द रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड बाय द मेटल विच इज इन द बेस. दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म द सॉल्ट. तो सॉल्ट कई तरह के यहाँ पर हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर सॉल्ट को कैटेगराइज किया गया है और नेम ऑफ द सॉल्ट फैमिली को रखा गया है. सपोज कोई भी सॉल्ट जिसमें कि एज हमने HCl यूज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली H यहाँ से रिप्लेस होगा, इसकी जगह कोई दूसरा मेटल लगेगा, तो इसमें जो आपका एनायन होने वाला है वो Cl ही होने वाला है. तो यहाँ पर इस सॉल्ट में आपका NaCl आपको देखने को मिल सकता है, KCl आपको देखने को मिल सकता है, MgCl2 आपको देखने को मिल सकता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जहां पर आपका सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन रहा है, तो इन सब में कॉमन क्या है, यहाँ पर क्लोराइड कॉमन है इन सभी सॉल्ट में, तो ये आएंगे क्लोराइड फैमिली में, राइट. तो ये कौन सी फैमिली होगी, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज क्लोराइड फैमिली. जैसे कि हमारे सरनेम्स होते हैं शर्मा, वर्मा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली के नाम हो जाते हैं. इसी तरह से यहाँ पे क्लोराइड फैमिली के ये कहलाएंगे इफ दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब देखिए अगर हम नाइट्रिक एसिड का यूज कर रहे हैं HNO3 का, तो H को रिप्लेस करेगा कोई भी मेटल और जगह लेगा एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द सॉल्ट. तो यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है आपका NaNO3 और KNO3, दीज आर द एग्जांपल. तो ये किस फैमिली में आएंगे, ऑब्वियसली ये आएंगे आपके नाइट्रेट्स, क्योंकि यहाँ पर कॉमन क्या है, नाइट्रेट. तो ये आएंगे आपके नाइट्रेट फैमिली में. सो दे आर द मेंबर ऑफ द नाइट्रेट फैमिली. So likewise this we can classify the families. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सपोज वी आर टेकिंग द सल्फ्यूरिक एसिड हेयर, तो यहाँ पे रिप्लेस होगा H पॉजिटिव और सल्फेट आपका मेटल के साथ जुड़ेगा. तो यहाँ पर कौन कौन से आपके सॉल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट. तो यहाँ पर कॉमन क्या है, सल्फेट. तो दीज आर बिलोंग्स टू दी सल्फेट फैमिली, राइट. तो जो आपका यहाँ पर जनरली क्या है, जो आपका एनायन है उसी के बेसिस पे फैमिली का नेम भी रखा गया है. सपोज अगर हम कार्बोनिक एसिड के थ्रू बना रहे हैं तो यहाँ पर भी रिप्लेस होगा आपका H. कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, साथ में ही ये एक्सेप्शन भी है बिकॉज दिस इज अ वीक मिनरल एसिड. वेल दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2CO3, K2CO3. so here they are belongs to the carbonate family. So we can classify them according to their family if they have the same anions. If we have different kind of families of salt also, so the salt which have either name of positive ion are same or negative ion is same. अगर positive ion same है तो उसके बेसिस पर उसकी फैमिली का नाम रख दिया जाता है, या negative ion same है तो उसके बेसिस पर उसकी फैमिली का नाम रख दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल NCl एंड KCl, इनमें क्या सेम है, इनमें आपका नेगेटिव वाला आयन सेम है, तो इनको हम बोलेंगे क्लोराइड फैमिली मेंबर्स, राइट. इस फैमिली को क्या बोलेंगे, क्लोराइड फैमिली. एक केस तो आपका ये हो गया. सेकेंड केस है, सपोज वी हैव एग्जांपल
NaCl एंड Na2SO4। तो इसमें आप देखिए पॉजिटिव वाला मतलब हमारा कैटायन सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फैमिली। दिस इज नोन एज दी सोडियम फैमिली। थर्ड टाइप का होता है जहाँ पे हम कोई भी फैमिली में क्लासिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि Na2SO4 एंड KCl। यहाँ पर ना तो मेटल वाला पार्ट सेम है, मतलब पॉजिटिव पार्ट भी सेम नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट भी सेम नहीं है, तो दे आर नॉट बिलोंग्स टू एनी फैमिली, सो वी कैन से नो फैमिली। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अपने सॉल्ट्स को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है। जैसे कि आपको पता है जो पीएच स्केल होता है इट इज बिटवीन 0 to 14, राइट। 0 to 7 क्या होता है आपका, ये बताता है कि जो भी आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है, और 7 से 14 बताता है बेसिक, और 7 पे हमें डिनोट करते हैं न्यूट्रल होने को। अब देखिए आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तब सॉल्ट बनता है। अब हम यहाँ पर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट सोल्यूशन हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन? व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद वाटर, दैट सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट सोल्यूशन। अब उसका पीएच क्या होगा, क्या वो एसिडिक रेंज में आएगा, क्या वो बेसिक रेंज में आएगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। तो दैट डिपेंड्स कि हम किस तरह का एसिड ले रहे हैं और किस तरह का बेस ले रहे हैं। तो हम सॉल्ट को पानी में जरा डिसॉल्व करके देखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट केस में मैं लेती हूँ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर हम इसको एक कंटेनर लेंगे और उसमें वाटर फिल होगा, उसमें अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैटायन क्या होगा, क्योंकि हमको पता है दे आर गोइंग टू इजीली ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, राइट। और यहाँ पे वाटर का क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बच्चे देखो हमें फाइंड आउट करना है कि किस एच से बना है सॉल्ट और किस बेस से बना है। तो हम देख पा रहे हैं कि H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जुड़ेंगे, मतलब ये हमारा जो सॉल्ट है ये HCl एसिड, और देखिए यहाँ पर ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलके बना है। तो HCl एसिड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपका एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, मतलब वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रल कर देंगे, उस केस में इनका जो पीएच होगा वो पीएच किसके बराबर होगा, दिस पीएच इज गोइंग टू बी 7, राइट। If your acid is strong acid and base is strong base, then pH is going to be 7. इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ आपका अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट का। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी, इफ आई एम गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पर हमें कौन सा कैटायन मिलेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो बेटा ये तो आपका जो यहाँ पर बेस हो गया वो हो गया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका किस तरह का बेस है, दिस इज वीक बेस, और एसिड कौन सा हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड कैसा आपका एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेटा जब आपका वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस वीक है और आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो एसिड का रहेगा, तो इसका जो पीएच रहेगा ये लेसर देन 7 रहेगा। पीएच शुड बी लेसर देन 7 से लेस रहेगा। तो आपका सॉल्ट कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा जो सॉल्ट होगा, जैसे NaCl है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट आपका कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ लेते हैं। अनदर एग्जांपल इज सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो मैं देख पाती हूँ कि यहाँ ये NaOH बेस और कार्बोनिक एसिड से मिलके बना है। कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है और ये जो हमारा बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके कॉम्बिनेशन के थ्रू जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो बेसिक होना चाहिए, बिकॉज हियर द एसिड इज वीक वेयर एज द बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, so the salt is going to be basic in character. What is the pH in such case? So it is between 7 to 14. तो हम कह सकते हैं the salt is the basic salt. Now students, we have another example here, ammonium carbonate. This is also a salt. अगर हम इसको water dissolve करते हैं तो बेटा हमको किस तरह का यहाँ पर मिलेगा कि किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है। तो हम देखते हैं NH4OH आएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
और एक आएगा आपका कार्बोनिक एसिड। तो बेटा यहाँ पर ये जो बेस है, दिस इज वीक बेस एंड दिस इज वीक एसिड, तो इसके कॉम्बिनेशन से भी जो pH आएगा वो 7 के बराबर आएगा, माने कि आपका जो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन होगा, सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर हमको 4 कंडीशंस मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग ही बेस था, तो उसमें हमारा pH किसके बराबर आ रहा है, 7 के बराबर। इट्स मीन हमारा जो सॉल्ट है दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन नेचर। सेकेंड जो केस था उसमें हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस हमारा वीक था, तो हमारे उसके केस में कैसा आ रहा था, उसके केस में हमारा एसिड सॉल्ट आएगा और जो pH आएगा वो लेस देन 7 आएगा। थर्ड केस में हमारा वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इन सच केस वी हैव बेसिक सॉल्ट और हमारा जो pH आएगा दिस इज मोर देन 7। और फोर्थ केस जो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, वीक बेस है, वीक एसिड है, इस केस में भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट आएगा एंड pH गोइंग टू बी 7। तो इस तरह से हमारा pH हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हमारे सॉल्ट सॉल्यूशन का। तो नाउ अब वन बाय वन मैं आपको अलग अलग तरह के सॉल्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, राइट। ये आपका सोडियम मेटल से बना होता है और क्लोराइड यहाँ पर एनायन होता है। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग अपने घरों में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारा खाना तो इसके बिना बन ही नहीं सकता है, टेस्टलेस हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट हम इसको जानते हैं और हम लोग अपनी डाइनिंग टेबल्स पे भी यूज करते हैं, तो इसको हम टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमें रॉक्स के थ्रू भी मिलता है, तो इसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। So we can say that sodium chloride, especially here we are talking about the sodium chloride. So the formula, the chemical formula is the NaCl, and it is also known as common salt, table salt, and rock salt. अब इसके बाद आता है कि भाई जो ये salt है, ये जनरली क्या है, आप इसका अगर हम इसके लैब प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज दी लैब प्रिपरेशन ऑफ दी सोडियम क्लोराइड, तो देखिए बड़ा ही आसान है लैब में प्रिपेयर करना। आपको पता है सोडियम क्लोराइड के लिए हमको कोई भी सॉल्ट बनाना है तो हमको एसिड और बेस का यूज करना होता है, तो हम सोडियम के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं जिसमें कि सोडियम एज मेटल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के तौर पे हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनको मिलाएंगे तो हमको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर के साथ हमको मिलेगा, तो वाटर इवेपोरेट कर दीजिए, देन यू विल गेट दी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर आप कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, जो कि हमारे जनरली हम ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा सी वाटर होता है दैट इज सेलाइन वाटर, ऑल्सो नोन एज सेलाइन वाटर, क्योंकि इसमें कॉमन सॉल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका सी साइड होता है उसके पास में हम लोग बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं और उसमें पानी आगे भरता है और सन की रोशनी में इवेपोरेट हो जाता है ये सारा की सारा वाटर और लास्ट में हमको सॉल्ट मिलता है। उनको इंडस्ट्रीज में जाकर हम उसको प्यूरिफाई करते हैं एंड बाय दिस हम इसको अपने घरों तक, हमको टाटा सॉल्ट एंड डिफरेंट ब्रांड्स के सॉल्ट हमको खाने के लिए मिलते हैं। अब आती है कि सॉल्ट के यूजेस क्या हैं, तो सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। पहली बात तो हमारे किचन में यूज होता है सॉल्ट। हमारा किचन बिल्कुल ही इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर सॉल्ट नहीं होगा। साथ में इसका यूज कास्टिक सोडा बनाने में भी किया जाता है। व्हाट इज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा देखिए क्या है कि इसके बिना तो ना तो इडली बनेगी ना केक बनेगा, तो बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ में इसका यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी किया जाता है, बिकॉज इट कंटेन क्लोराइड, सो इसका यूज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी करते हैं। इसका यूज हम लोग और किस में करते हैं, इसका यूज हम लोग एज प्रिजर्वेटिव भी करते हैं। प्रिजर्वेटिव माने कि आपके जो पिकल्स हैं वो लंबे समय तक खराब ना हो, उसके लिए भी, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो दीज आर द वेरी बेसिक यूज ऑफ दी सॉल्ट। इसके अलावा और क्या यूज है, देखिए जो आपके ठंडी जगहें होती हैं जहाँ पर कि स्नोफॉल होता है और पूरी सड़कों पे स्नोफॉल हो जाता है, सड़क बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, तो आसानी से हटाने के लिए इनके ऊपर सॉल्ट डाल दीजिए आइस के ऊपर, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो यूज इन मेल्टिंग आइस ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में, कोल्ड
कंट्रीज में, ठीक है, हम कोल्ड कंट्रीज में भी इसका यूज करते हैं। साथ में इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका प्रॉपर यूज करने के लिए भी सोडियम की जरूरत होती है, जो कि हमको हमारी बॉडी में सॉल्ट के थ्रू ही मिलता है। हमारी जो मसल्स की मूवमेंट है वो इजीली हो पाए उसके लिए भी सोडियम का हमारा प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत जरूरी है। एंड जो हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जर्म्स को किल करने के लिए और डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए भी सॉल्ट की जरूरत होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट sodium chloride. I have talked about what is sodium chloride, their formula, and how we call them commonly. Laterly, I talk about the lab method, commonly industrial method of preparation, then uses of the salt. ये enough होता है हमारे जानने के लिए। इसके बाद हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सॉल्ट नहीं है, ये बेस है, लेकिन हम इसकी भी प्रिपरेशन की बात यहाँ पर करते हैं। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला, दिस इज अ बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके बारे में बात की जाए तो इसका कॉमनली नेम कास्टिक सोडा भी होता है, इसको हम कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन मेथड। तो बेटा इस प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और साथ में बहुत ही फेमस है, बिकॉज एक नाम से फेमस है, इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखिए इसके नाम के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, एक तो वो क्लोरीन बनने वाला है, साथ में एल्कली, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और कैसा बेस है, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सो इट इज गोइंग टू बी नोन एज एल्कली, क्योंकि इस मेथड में आपका क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है, एल्कली भी प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो फेमस एज द नेम ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है व्हाट्स क्लोर एल्कली प्रोसेस, या क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू हम किस बेस का प्रिपरेशन करते हैं। देखिए क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें NH यहाँ पर, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पता ही होगा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक कंटेनर लेंगे, उसमें कैथोड होगा, एनोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे यहाँ, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे ब्राइन सोल्यूशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि ब्राइन सोल्यूशन क्या है। बच्चे देखिए, सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, नमक को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, यही आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ब्राइन सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड को वाटर डिसॉल्व कर दीजिए, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज, हाउ इट इज गोइंग टू बी नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव आयन में और क्लोराइड में टूटेगा, इसी तरह से वाटर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा। अब सोडियम जाएगा आपका कैथोड पर या H पॉजिटिव जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वही जाएगा आपका कैथोड पर। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और सोडियम आपका सोल्यूशन में रह जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा तो वो आपको हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा, तो आंसर है क्लोरीन जाएगा। देखो आपकी क्लास में हम नहीं बता सकते कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, ये आपका 11th और 12th का कंसेप्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पे क्लोराइड का ज्यादा है, तो हमको एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। अब आपका पानी के अंदर क्या रह गया, अब आपका जो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, यहाँ क्या रहेगा, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, तो ये आपस में जुड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको एल्कली भी प्रोड्यूस होते हुए दिखा, एल्कली भी प्रोड्यूस होते हुए दिखा, क्लोरीन भी प्रोड्यूस होते हुए दिखा। तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा, नियर कैथोड मिलेगा, एट कैथोड नहीं मिलेगा, नियर कैथोड मिलेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, दिस इज एट कैथोड,
एट का मतलब हो गया पर, ठीक है, एट कैथोड, और क्लोरीन कहाँ मिलेगा, एट एनोड, राइट। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में ब्राइन सोल्यूशन लेना है, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है और हमको NOH यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाएगा, और इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस बोथ क्लोरीन एंड एल्कली आर प्रोड्यूस्ड। कोई आपसे पूछे भाई दिस इज नोन एज क्लोर एल्कली बिकॉज इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड एल्कली बोथ आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर। अब इसके बाद आता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या क्या यूज है, तो बेटा बहुत यूज है। सोप बनाने में किया जाता है, कोई भी सोप ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा बिना सोडियम हाइड्रोक्साइड के वो प्रिपेयर होगा ही नहीं। आप उसमें अपना कोई भी वेजिटेबल ऑयल लीजिए, उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसको हीट करना पड़ता है और थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड मिलाना पड़ता है, फिर उसको आप ठंडी जगह पे रख दीजिए और फिर आपको दैट सोप आपको मिल जाएगा। और फ्रेगनेंस के लिए हमें दूसरी तरह की चीजें भी इसमें यूज करनी पड़ती हैं। साथ में डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में भी, डिटर्जेंट बनाने में भी हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। So this is also completed here. Do not forget to subscribe my channel and share this video. Now we have washing soda. आपने सुना ही होगा वॉशिंग सोडा, निर्मा निर्मा। खैर ये तो बहुत पुराना एडवर्टाइजमेंट था, अभी हमारे पास बहुत अलग अलग ब्रांड्स के वॉशिंग सोडा हैं। तो बेटा वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। देखिए ये फॉर्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम कार्बोनेट 10 मतलब डेका हाइड्रेटेड, जब वाटर एज हमारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो तो इसको हम हाइड्रेटेड बोलते हैं, अगर नहीं हो तो डिहाइड्रेटेड बोलते हैं। तो बेटा इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका फॉर 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डेका हाइड्रेट, राइट। अब जब भी हम किसी सॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो या फिर किसी भी हम केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करें तो उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम उसके बताते हैं प्रिपरेशन मेथड, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं, यूजेस। यहाँ पर आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बाद हम उसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बता रहे हैं, फिर उसके यूजेस के बारे में बता रहे हैं। तो अभी तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ दिस। तो इसका जो मेथड है वो भी फेमस है नेम से, दिस इज सॉल्वेज प्रोसेस। हाउ वी नो इट एज सॉल्वेज प्रोसेस, इट इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु गिवन दिस प्रोसेस। तो वॉशिंग सोडा को बनाने का जो प्रोसेस है ये सोल्वेज प्रोसेस है, इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो बेकिंग सोडा के हम 2 मोल लेंगे और उसको हम हीट करवाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। तो क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, मतलब यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यहाँ पर एज गैस और वाटर निकलेगा। उसके बाद ये सोडियम जो कार्बोनेट है इसको हम वाटर डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर डिसॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो हमारा बन जाएगा और ये हमारा बन गया वॉशिंग सोडा, राइट। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा एंड द प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेज प्रोसेस। इसमें कुछ नहीं करना है, बेकिंग सोडा को आपको थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है। किसका, बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाएगा, देन आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, इट इज डिहाइड्रेटेड बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो देन यू विल गेट द वॉशिंग सोडा। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस, तो बेटा इसका यूज ऑब्वियसली घर में हम लोग लॉन्ड्रीज में यूज करते हैं और हम लोग घर पे कपड़े धोने में भी इसका यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन्स वगैरह में। वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग वाटर की हार्डनेस को दूर करने में करते हैं।
आपने देखा होगा कि हमारे घरों पे जनरली समर का पानी होता है और उसमें अगर हम नॉर्मल जो सोप है उससे कपड़ा धोएं तो झाग नहीं बनता, लेकिन अगर उसी पानी में हम लोग सर्फ घोल दें तो वो बेटा आराम से झाग बन जाता है और कपड़ा धोना स्टार्ट कर देता है। साथ में इसका यूज हम लोग करते हैं इसमें करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर सॉल्ट, दिस इज बेकिंग सोडा। अभी हमने देखिए वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड में हमने बेकिंग सोडा का यूज किया था। अब हम बेकिंग सोडा सीखेंगे। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम बाय कार्बोनेट। और इसको या तो हम और भी बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन को बाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्वेश्चन आता है कि बनेगा कैसे, प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड बहुत ही आसान है। यहाँ पे बेकिंग सोडा जो प्रिपेयर हो रहा है विद द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज ब्राइन, अगेन रिपीट करवाती हूँ, नमक को पानी में घोल दीजिए। व्हेन यू ऐड सॉल्ट विद वाटर, दिस इज ब्राइन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आप करवाएंगे, इसको ट्रीट करवाएंगे अमोनिया गैस के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। जब इसको ट्रीट करवाएंगे तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज आवर बेकिंग सोडा वो बनेगा। साथ में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी हमको एज प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है विच इज योर बेकिंग सोडा। तो प्रिपरेशन मेथड में यही आएगा कि ब्राइन सॉल्यूशन को ट्रीट करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बेटा सभी प्रिपरेशन मेथड आपको ढंग से समझ लेनी है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर काफी सारे। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है बेकिंग सोडा की। अभी तक हमने किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, पर लेकिन हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप लोग केक्स खाते हैं, आप लोग इडली खाते हैं, इन सब में बेकिंग सोडा डलता ही डलता है। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर जिसकी वजह से बेकिंग सोडा यहाँ डलता है। तो देखिए बेटा क्या होता है, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें NaHCO3, तो मतलब क्या है कि NaOH बेस से बना है और H2CO3 एसिड से बना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका वीक एसिड है। तो जो pH होगा बेकिंग सोडा का कैसा होगा, ये जनरली बेसिक होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो pH है वो मोर देन 7 होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, मोर देन 7। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये बेसिक इन कैरेक्टर होगा, बेसिक सॉल्ट है। सेकंड है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, आपने देखा ही था अभी हमने सॉल्वे प्रोसेस में देखा था हमने कि बेकिंग सोडा को हीट किया था तो हमारा Na2CO3 बना था, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी और वाटर आउट हुआ था। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं व्हेन द बेकिंग सोडा इज हीटेड और व्हेन वी डू द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द बेकिंग सोडा इट विल लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम अपने किसी भी खाने में बेकिंग सोडा डालते हैं तो ये उसके अंदर CO2 गैस को ट्रैप कर लेता है और जब उसको हीट करते हैं तो ये CO2 गैस निकलने लगती है जिसकी वजह से पीछे फोर्स हो जाते हैं और हमारा जो खाना होता है वो फ्लफी होता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि हमारा खाना जो इडली है, केक होता है, फ्लफी क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो जो उसके अंदर ट्रैप CO2 है वो निकलने लगेगी और अपनी जगह खाली छोड़ देगी। तो अब इसके बाद आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, एक्शन ऑफ हीट ऑफ बेकिंग सोडा, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका यूज हम एज एंटासिड भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे स्टमक में कुछ मिर्ची वाला खाने की वजह से HCl एसिड बहुत प्रोड्यूस होने लगता है और हमको एसिडिटी होने लगती है। और आपने देखा कि जो बेकिंग सोडा है वो कैसा है, वो बेसिक इन कैरेक्टर है। जैसे हम इसको खाएंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और हमारी एसिडिटी को न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये बेकिंग सोडा थोड़ा बिटर होता है टेस्ट में क्योंकि बेसिक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा खाना कड़वा हो, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला देते हैं जिससे कि हमारा खाना कड़वा नहीं होता है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ
बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, तो हमको घरों में बेकिंग सोडा यूज नहीं करना, हमको घरों में बेकिंग पाउडर यूज करना है खाना बनाने के लिए। साथ में इसका यूज हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा की पूरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। हम ऊपर बेकिंग सोडा भरते बोतल में, नीचे HCl है। जैसे ही कहीं आग लगती है हम नोब को दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे CO2 गैस लिबरेट होती है। और ये CO2 गैस का काम क्या है, ये कट करती है पाथवे को ऑफ बर्निंग प्रोसेस, लाइक आग को बुझाती है, ऑक्सीजन को नहीं आने देगी, मतलब कट कर रही है ऑक्सीजन के पाथवे को। और ये डेंसिटी में हैवी होती है तो बैठ जाती है नीचे की तरफ, जिससे कि ऑक्सीजन का जो पाथवे वो रुक जाता है और आग नहीं लगती है, तो ये आग बुझाने में हेल्प करती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस। देखिए अभी बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट्स आपको बताए हैं। एक तो है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, वन कंपोनेंट इज दिस, और अदर कंपोनेंट इज टार्ट्रिक एसिड। और टार्टरिक एसिड के अलावा क्या आप और कोई एसिड भी मिला सकते हैं? हाँ, हम इसकी जगह पे सिट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। कोई हमारा जो वीक एसिड है हम जनरली मिलाते हैं, जनरली टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेकिंग सोडा बेसिक होता है नेचर में, इसकी वजह से बिटर हो जाएगा आपका खाना, तो टार्टरिक एसिड मिलाने से वो बिटरनेस चली जाती है। तो वी कैन से द रोल ऑफ द बेकिंग सोडा टू लिबरेट द CO2। बेकिंग सोडा on heating produce CO2 gas which makes bread or cake soft, light and fluffy, whereas tartaric acid prevent the bitterness or bitter taste of the cake or bread due to the presence of the sodium carbonate. So this is the use of the component of the baking powder. Now what is the working when the baking soda react with this? So this is happening here now. After that, this is complete answer of this question. After that we have, what are the components of soda acid fire extinguisher and how does it work। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो कंपोनेंट है यहाँ पर, एक तो बेकिंग सोडा है, ठीक है, ऊपर की बोतल में बेकिंग सोडा है और नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं, आप चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लें सेपरेट कंटेनर में। और वर्किंग कैसा है, व्हेन द बेकिंग सोडा रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, NaSCO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो दे फॉर्म CO2 स्पेसिफिकली। क्या बनाते हैं, एक तो Na2SO4 बनाएंगे विच इज ऑफ नो यूज हियर, साथ में CO2 गैस, क्योंकि देखिए मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, और वाटर भी यहाँ पे लिबरेट होगा। तो ये CO2 गैस का यूज क्या है, when the baking soda react with sulfuric acid, CO2 gas is produced which cut the supply of oxygen and fire get puts off. I already explained it before. So बच्चों, do not forget to subscribe and share. Now here we will discuss bleaching powder. What does the meaning of bleaching powder and what is the chemical formula bleaching powder? So the students, chemical formula of the bleaching powder is calcium oxychloride. This is CaOCl2. So the chemical name of this, as I told you just now, calcium. For oxygen, I am going to write it down oxy, and for chlorine, we are going to write it down chloride. So this is the chemical formula of bleaching powder, and this is the chemical name of the bleaching powder. This is also known as chloride of lime. Commonly, this is also known as chloride of lime. So these questions are very, very important. What is the chemical formula of bleaching powder? What is the chemical name? What we commonly call bleaching powder? So commonly we call bleaching powder as chloride of lime. Now, what is the preparation method of the bleaching powder? देखिए, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो व्हेन वी chloride is passed over slaked lime. What is slaked lime? This is calcium hydroxide. We need to pass the chlorine gas over the slaked lime. So by passing this, the formation of bleaching powder take place along with the water. तो आपको क्या करना है, ये स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराना है तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा।
आफ्टर दैट अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो पहला प्रॉपर्टी आता है रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज प्रेजेंट इन द एयर। देखिए, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड माने ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन। इट इज येलोइश व्हाइट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। जब ये एक्सपोज्ड होता है एयर में तो ये येलोइश व्हाइट हो जाता है एंड इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। बिकॉज क्लोरीन यहाँ पर लिबरेट हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी हमको क्लोरीन की। तो ये क्वेश्चन भी आता है जब हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में तो किस तरह की गैस की स्मेल आती है, तो क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। उसके बाद और भी हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद डाइल्यूट एसिड। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते, चलिए लेट्स टेक दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा यहाँ पे आपका एक तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होएगी और वाटर का प्रोडक्शन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दी सम डाइल्यूट एसिड। ओके, तो ये हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए यही होगा जनरली, एक तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, दिस इज कैल्शियम सल्फेट, साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होएगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन थस फॉर्म्ड इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोराइड। जो भी आपका यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोराइड बोलते हैं। आफ्टर दैट यूजेस क्या है यहाँ पर, यहाँ ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, एक तो इसका यूज है वाटर प्यूरिफिकेशन में। वाटर जो आपके घरों पर पानी आ रहा है उसकी प्यूरिफिकेशन में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। कैसे, पहले तो जो भी रिवर या फिर जो वाटर बॉडी है वहां से आपका जहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन हो रहा है वहां तक लेके आया जाता है। सेडिमेंटेशन होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं पहले नीचे बैठते हैं, दूसरे टैंक में फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद क्लोरीनेशन टैंक है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का हम एडअप करते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा जिससे कि जर्म्स किल होते हैं। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं एज दी डिसइंफेक्टेंट इन वाटर सप्लाई टू किल द जर्म्स, राइट। साथ ही इसका यूज और भी जगह होता है। इसका यूज हमारा होता है एक तो वाटर प्यूरिफिकेशन में हो गया, सेकेंड यूज होता है इसका ब्लीचिंग क्लोथ्स में, ब्लीच के तौर पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। फेस पर ब्लीच करवाना हमारे स्किन को खराब ही करेगा ये, क्योंकि हमारे स्किन के पीएच के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इसका पीएच डिफरेंट है, हमारी स्किन का पीएच डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज ही होती है। तो ब्लीच नहीं करवाना चाहिए। ब्लीचिंग क्लोथ में यूज किया जाता है और वुड पल्प इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज इन वुड पल्प इंडस्ट्री, ओके। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन से आसानी से मिल सकता है, तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। After this we have last topic here, POP. POP is also known as plaster of Paris. Plaster of Paris. देखिए, अब इसका नाम पेरिस से जुड़ा तो ऑब्वियसली वहां से ही हमको सबसे पहले ये मिला था, तो इसलिए पेरिस से जुड़ा है। अगर हम केमिकल फॉर्मूला का नाम के बारे में बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O है। अगर हम इसके केमिकल नेम के बारे में बात करें, दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस। मैं यहाँ से इसको कट करके नीचे लिख देती हूँ, हाइड्रेट, राइट। दिस इज अ केमिकल नेम ऑफ दिस। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्रिपेयर किया जाता है वो जिप्सम को हीट करके किया जाता है। अगर मैं इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। व्हाट इज जिप्सम? दिस इज कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो दिस इज जिप्सम फॉर्मूला। तो जिप्सम को हमको क्या करना है, हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर इसको हम केल्विन में चेंज करें तो दिस इज 373 केल्विन। इससे ज्यादा इसको हीट नहीं करना है, अदरवाइज बिल्कुल 2H2O पूरे रिलीज हो जाएंगे। तो हमको 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको हीट करना है, तब जाकर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिलता है।
राइट। इसके बाद और बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करते हैं कि अगर पीओपी को में पानी मिल जाएगा तो क्या होगा। बेटा अगर पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आपका वाटर मिल जाएगा, सपोज अगर ये आपका वाटर इसमें ऐड हो गया, सम मॉइस्चर इसमें चला गया, तो बेटा ये एकदम जिप्सम बन जाएगा, जो कि क्या होता है, व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी इट सेट्स इनटू हार्ड मास, इसमें हो जाएगा एकदम हार्ड मास में हो जाएगा, इसके बाद इसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। तो पीओपी इज ऑलवेज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, अदरवाइज इट विल बी रिएक्ट विद वाटर एंड सेट्स इनटू द हार्ड मास ऑफ जिप्सम एंड लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। तो आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना पड़ता है। घरों में अक्सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। और ये अगर हम यहाँ पर यही प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसमें वाटर ऐड नहीं होना चाहिए, इसको हमें एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। यूजेस की बात करें तो जब भी हमारी हड्डियां टूट जाती हैं या फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं, तो आपने देखा है कि डॉक्टर हमारी बोन को फिक्स करके उसके ऊपर क्या चढ़ा देता है, एक व्हाइट कलर का कोटिंग लगा देता है, जिससे कि हमारा हाथ या पैर या जिस जगह की हड्डी टूटी है वो मूव नहीं कर पाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम फ्रैक्चर जो हो गई है बोन, उसको सेट करने में करते हैं। उसके बाद टॉयज बनाने में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद स्टैचू बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और घर के डेकोरेशन, होम डेकोरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू फिल एयर गैप्स इन दी apparatus टू मेक एयर टाइट। जैसे कि हम कोई भी लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी गैस है वो लिबरेट ना हो, तो एयर गैप्स को भी फिल करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा सॉल्ट्स के अंदर ही एक सब टॉपिक आता है, सॉल्ट्स नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड टू वन मॉलिक्यूल। जो आपके लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। The salt which have water crystallization are called hydrated salt. ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिसमें नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। और ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन के नंबर फिक्स होते हैं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट, सो इट डज नॉट वेट। अभी क्या होता है ना, जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी आपका फॉर्मूला है, अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो वो उसकी खाली जगह में भरे होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में भरे होते हैं, तो वो उसके फॉर्मूला का ही पार्ट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका पानी, आपका जो कंपाउंड है वो गीला हो जाए, गीला नहीं होता है, वो एक्चुअली वो उसका पार्ट है, तो इट इज नॉट वेट। द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप के लिए और उसके कलर, जो भी सॉल्ट का कलर है उसके लिए ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक बार ये निकल जाएंगे तो उसका कलर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करूं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट। इसमें अगर मैं बात करूं तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन 7 होते हैं। देखिए 7 है, ना तो 8 होंगे ना 6, 7 होते हैं, तो इसको हम हाइड्रेटेड बोलेंगे और इसका कलर ग्रीन होता है। सपोज इसको हमने हीट करा और ये अब FeSO4 हो गया, तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट होता है, इसमें 5H2, मतलब यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 होते हैं, इसका कलर होता है ब्लू, और इसको हम ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, ऊपर वाले को हम ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो जो आपके फॉर्मूला के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड है उसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर वो ऐड है तो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे, अगर वो ऐड नहीं तो उसको एनहाइड्रस सॉल्ट कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टॉपिक थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री के, आई हैव डिस्कस्ड। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।